Welcome to home classes of Government Model High Secondary School Voice Punch. Myself Ghulam Rasool, your teacher in education subject. Dear students, आज हम इस वीडियो में 11th क्लास का जो एजुकेशन सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे कि 11th क्लास का एजुकेशन सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो किस नौइयत का है, उसमें जो नॉलेज है उसको कितनी यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, हर यूनिट कितने मार्क्स का होगा और हर यूनिट के अंडर आपको क्या स्टडी करना है। ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब हमारा सिलेबस जो है मुकम्मल हो जाएगा, कवर हो जाएगा, तो साल के आखिर में जब एग्ज़ाम होंगे तो उस वक़्त जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस नौइयत का होगा, उसमें टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, टाइम अलाउड क्या होगा, कितने टाइम के अंदर आपको वो क्वेश्चन पेपर जो है वो करना होगा, ये बातें भी डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, मसलन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 किस टाइप का होगा, सेकंड किस टाइप का होगा, थर्ड किस टाइप का होगा, ये सारी बातें जो हैं इसमें डिस्कस की जाएंगी। मसलन क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, और हर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा वो कितने मार्क्स का होगा, टोटल कितने ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे तो इनके मजमूई टोटल मार्क्स कितने बनेंगे। इस तरीके से हर टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सिलेबस के शुरू में जिन तवक्कात और जिन एक्सपेक्टेशन के साथ ये सिलेबस पढ़ाया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, तो सिलेबस कवर करने के बाद हम किन ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे आपकी नॉलेज को चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि आया आपको सिलेबस समझ में आ गया है, आपके अंदर जो आप जो मतलूबा नॉलेज आप तक पहुंचानी थी वो आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची, आपने उसको गेन किया या किस ज्ञान तक किस हद तक आपने ज्ञान किया, वो असेसमेंट भी होगी। तो सिलेबस का हर यूनिट हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, और आखिर में जो रिकमेंडेड बुक्स हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। फिर जो स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन पेपर का, एक टेबल होगा, उसकी मदद से मैं आपको समझाने की हतल इम्कान कोशिश करूँगा कि आपको क्वेश्चन पेपर की नौइयत जो है वो समझ में आ जाए। तो हम शुरू करते हैं। अब हम कोशिश करते हैं 11th क्लास के एजुकेशन सब्जेक्ट के सिलेबस को समझने की। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप कि यहाँ पे कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। ये आप टोटल मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स, ये याद रखिए, मैक्सिमम मार्क्स जो है 11th क्लास के एजुकेशन सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के 100 मार्क्स होंगे। कितने घंटे का पेपर होगा, टाइम अलाउड विल बी 3 आवर्स। ठीक है, यू आर सपोज टू कंप्लीट योर पेपर विद इन 3 आवर्स, विद इन 3 आवर्स। ये चीज़ें याद रखिए। सबसे पहले जो है हम चूँकि एजुकेशन सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करने से पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 11th क्लास में एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा उसको पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या एबिलिटी आनी चाहिए, आपका जो नॉलेज असेसमेंट है वो की जाएगी, वो किन ऑब्जेक्टिव्स की बुनियाद पे की जाएगी। तो ये आप देखिए कि फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होगा टू हैव कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ एजुकेशन एंड इट्स रोल। एजुकेशन सब्जेक्ट जो है इसके मुतल्लक जो है हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। एजुकेशन क्या है, ये किस नौइयत का सब्जेक्ट है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसका रोल क्या है। सेकंड ऑब्जेक्टिव आप चलिए, टू बी फैमिलियर विद वेरियस एम्स ऑफ एजुकेशन एंड देयर इम्पोर्टेंस। हमारे एजुकेशन सब्जेक्ट के एम्स क्या हैं, वो कितने अकसाम के हैं, कितने टाइप्स के एम्स हैं, वो जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है जी। उसके बाद
जो डिफरेंट हमारे कमीशंस और पॉलिसीज़ जो हैं उन्होंने जो एम्स ऑफ एजुकेशन दिए हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। हालांकि इस वक्त आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि एम्स ऑफ एजुकेशन जो है ये लफ्ज़ आया है, तो आप जो है उन पे भी ध्यान देंगे। ना सिर्फ उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और उसकी नॉलेज, बल्कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम उसको भी डिस्कस करने के काबिल होने चाहिए। नंबर 3 जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा? नंबर 3 ऑब्जेक्टिव, टू हैव ए वर्किंग नॉलेज ऑफ वेरियस एजेंसीज लीडिंग टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। हमारे जो बच्चों के जो तालीमी निज़ाम हैं, बच्चों से मुतल्लिक जो तालीमी एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं, वो कौन सी एजेंसीज़ हैं जिनका ज़िम्मे जो है ये बच्चों की तालीम है। वो एजेंसीज़ जो है वो किस तरीके से काम करती हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उनकी जो गवर्नेंस है वो कहाँ से है, वो सेंट्रलाइज एजेंसीज हैं, डिसेंट्रलाइज एजेंसीज हैं, ये सारी बातें जो हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। इवन वो कब इनिशिएट की गई ये भी इसी में आ जाएगा। नंबर 4 ऑब्जेक्टिव जो हमारा होगा, टू हैव करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्री प्राइमरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो हमारा जो प्री प्राइमरी तालीमी निज़ाम है, जिन्हें प्री प्राइमरी का मतलब प्राइमरी से पहले, तो इसकी हमारे पास कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसमें जो वर्ड आया है करंट, तो करंट का मतलब है कि ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अभी हमारी जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है 2020, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020, इससे मुतल्लिक इसमें क्वेश्चन आ सकता है। और हमारी जो फिगर्स हैं वो भी हमसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा हमारा जो 5th ऑब्जेक्टिव है, टू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है ये क्या है, इसके बारे में हमारे पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये सिलेबस जो है 1 साल पढ़ने के बाद हम आपके जो टेस्ट लिया जाएगा, आपकी असेसमेंट होगी, वो ऑब्जेक्टिव बेस पे होगी। ये बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं मेन सिलेबस की तरफ। मैंने डियर स्टूडेंट पहले आपको बता दिया कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं 11th क्लास के एजुकेशन सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के वो 100 हैं, और टाइम अलाउड जो है वो 3 आवर्स है। अब 100 मार्क्स जो हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? हमारे पास जो है 10 यूनिट्स हैं डियर स्टूडेंट्स। कितने? 10 यूनिट्स हैं। तो 10 यूनिट्स, हर यूनिट जो है 10 मार्क्स का होगा। कितने यूनिट हैं? सारे 10 यूनिट्स हैं। हर यूनिट 10 मार्क्स का है। तो 10 टेंस आर द 100, तो हो गए 100 मार्क्स। तो अब हम चलते हैं यूनिट वाइज, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 हमारा जो यूनिट होगा वो होगा मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो इसमें क्या होगा जी? इसमें जो आपने पढ़ना है एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, डेरिवेटिव मीनिंग क्या है एजुकेशन का, कि ये वर्ड एजुकेशन कहाँ से निकला है, किस लैंग्वेज के वर्ड से निकला है। ठीक है। उसके बाद फिर नैरो एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। आम अल्फाज में, आम लेमैन कॉन्सेप्ट में इसके मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या हैं। जैसे हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक जो ये कंसेप्ट है क्लियर रखते हैं, कन्फाइंड रखते हैं, दैट इज़ एजुकेशन इन जनरल सेंस। तो ब्रॉडर मीनिंग जो एजुकेशन का, ब्रॉडर सेंस में एजुकेशन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। उसके बाद डेफिनेशंस जो हैं जो आपके सिलेबस में, यूँ तो एजुकेशन का जो कंसेप्ट है इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, इंडियन भी हैं और वेस्टर्न भी हैं। तो यहाँ पर जो डेफिनेशंस दी हुई हैं सिलेबस में वो आपको पढ़नी है, समझनी है और याद करनी है। पेस्टोलॉजी की है, रेडन की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, एम.के. गांधी जी की डेफिनेशन है, जो इवन हमारे जो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी पूछा जाता है और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जी हैं, उनकी डेफिनेशन है। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, अल्लामा इकबाल की जो डेफिनेशन है, जिनका शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। उनका जो कंसेप्ट है एजुकेशन का वो भी होगा।
फिर इसके अंदर क्वेश्चन आएगा नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन जो है उसकी ज़रूरत और उसकी अहमियत और अफादियत क्या है, उसका एजुकेशन का महत्व क्या है हमारी लाइफ में, ये डियर स्टूडेंट इस यूनिट में डिस्कस किया जाएगा। अब हम चलते हैं, ये देखिए फर्स्ट यूनिट हो गया। फर्स्ट यूनिट हमारा कितने मार्क्स का है डियर स्टूडेंट्स? 10 मार्क्स का है। ठीक है, ये देखिए 10 मार्क्स का, हर यूनिट के आगे जो है वो उसके मार्क्स लिखे हुए हैं, प्रिंटेड हैं। अब देखिए अब चलते हैं सेकंड यूनिट पे। सेकंड यूनिट क्या है डियर स्टूडेंट्स? अब ये देखिए सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन, जो तालीमी मकासद हैं उनका फ़हम, ठीक है, उनको समझना, ठीक है, तालीमी मकासद का फ़हम। इसमें क्या है मीनिंग ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन, तालीमी मकासद क्या होते हैं, ठीक है, उसका माने क्या है वो हमको डिस्कस करना है। उसके बाद है मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग एम्स। ये जो फॉलोइंग एम्स हैं, ये जो नीचे दिए हुए हैं डियर स्टूडेंट्स, अब इनके मीनिंग भी समझने हैं और इनकी इम्पॉर्टेंस, इनकी अफादियत, इनका महत्व क्या है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब इसमें देखिए सबसे पहले है इंडिविजुअल एम, इनफरादी मकसद तालीम। इसका क्या मतलब है, ये इसमें क्या पढ़ेंगे? इंडिविजुअल की इम्पोर्टेंस के, एक फ़र्द के तौर पे एक इंसान जो है समाज का एक यूनिट है, तो उसकी इंडिविजुअलिटी और उसकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट से मुतल्लिक जो है इसमें हम पढ़ेंगे एजुकेशन का क्या रोल है, फिर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है इंडिविजुअल एम की, क्या ये इसकी आज इम्पोर्टेंस है आज के दौर में, अगर हम इंडिविजुअल के तौर पे एक इंसान को उसको संवारना चाहें, उसको डेवलप करना चाहें। फिर है मॉरल एंड स्पिरिचुअल एम, ठीक है, अखलाकी और रूहानी जो मकसद तालीम है उसको समझेंगे। दैन सोशल एम ऑफ एजुकेशन, हमारा जो समाजी मकसद तालीम है उसके उसके माने और उसकी अफादियत को समझेंगे। कल्चरल एम, तहजीबी और तमदनी मकसद तालीम, उसको समझेंगे। वोकेशनल एम, फिर हम जो है वोकेशनल एम हमारे पेशा से मुतलिक जो एम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये भी है कितना 10 मार्क्स का हो गया, ये भी दूसरा यूनिट। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स थर्ड यूनिट की तरफ। अब थर्ड यूनिट जो है इसका क्या नाम है जी? इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। सेकंड यूनिट अब मिलते जुलते हैं। अब देखिए सेकंड यूनिट क्या था? अंडरस्टैंडिंग एम्स ऑफ एजुकेशन। तो थर्ड यूनिट क्या है? अंडरस्टैंडिंग एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। हमारी एजुकेशन जो है इसको फैलाने में, इसको प्रोपागेट करने में, इसको एक्सपेंड करने में जो एजेंसीज काम करती हैं, ठीक है, जो इदारे काम करते हैं, उनका फ़हम, उनकी समझ जो है स्टूडेंट को आनी चाहिए। ये मकसूद है यहाँ थर्ड यूनिट का। इसमें सबसे पहले क्या बात है डियर स्टूडेंट, इसमें है ये मीनिंग ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या होती हैं, किसको कहते हैं एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, उसका मीनिंग जो है वो हमको डिस्कस करना है। फिर एजेंसीज ऑफ एजुकेशन की टाइप्स क्या हैं, उसकी अकसाम क्या है, फॉर्मल एजेंसीज क्या होती हैं, इनफॉर्मल एजेंसीज क्या होती हैं और नॉन फॉर्मल एजेंसीज क्या होती हैं। इसमें डियर स्टूडेंट मैंने अभी एक जो वीडियो शेयर किया था आपको एक दो दिन पहले, तो उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ एजुकेशन का बताया था, नैरो और कंसेप्ट मीनिंग, नैरो एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन का वीडियो भी शेयर किया। वहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मल एजुकेशन क्या है, ना इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है। तो इनके साथ एजेंसीज वर्ड लगा दें तो बात क्लियर हो जाएगी। अब फॉर्मल एजेंसीज जो कितनी है सारी, उनमें से सिलेबस में जो है वो क्या क्या, कौन सी फार्मल एजेंसीज आपको पढ़नी है, वो है जी स्कूल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, दो ही फार्मल एजेंसीज आपके सिलेबस में है। उसके बाद इनफॉर्मल एजेंसीज में यहाँ पर भी दो ही एजेंसीज दी हुई हैं, फैमिली एंड सोसाइटी। उसके बाद डियर स्टूडेंट नॉन फार्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में आपने कौन कौन सी एजेंसी जो है वो पढ़नी है? ओपन स्कूल, डिस्टेंस एजुकेशन एंड मास मीडिया, ठीक है, ये हो गए 1 2 3, समझ गए मेरी बात। तो जो सिलेबस में पूछा हुआ है जिस जिस एजेंसी का नाम हम वही पढ़ेंगे। इसके अलावा भी एजेंसीज के नाम आएंगे, उनका आउटलाइन आएगा, वहाँ पर आप और एजेंसीज
फॉर्मल कौन कौन सी हैं, इनफॉर्मल और कौन कौन सी हैं, नॉन फॉर्मल और कौन कौन सी हैं, वो भी आपको आउटलाइन में देखने को मिलेगा। लेकिन हमको जो याद करना है, जो पढ़ना है, जो समझना है डिटेल में, वो जो सिलेबस में पूछा हुआ है वो हम करेंगे। तो ये भी है 10 मार्क्स का, ठीक है। यूनिट 3 यूनिट हो गए डियर स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो 4th यूनिट है, ठीक है। 4th यूनिट हमारा जो है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा था फर्स्ट पेज, अब हम आते हैं सेकंड पेज की तरफ, ठीक है। तो हमारा जो 4th यूनिट होगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है। तो 4th यूनिट जो है, इसका क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। हमारा जो तालीमी निज़ाम है हमारी कंट्री इंडिया में, उसकी साख्त क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जिन्हें पहले कौन सी क्लास आती है, उसके बाद कौन सी क्लास आती है, फिर उसके बाद कौन सी क्लास आती है। जिस तरीके से आप देखें कि एक सिपाही होता है, फिर वो लेस नाइक हो गया, नाइक हो गया, हवालदार हो गया, एएसआई हो गया, फिर क्या हो गया, सब इंस्पेक्टर। ये ऑर्गेनाइजेशन होगी, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। तो स्ट्रक्चर उसकी साखत क्या है। तो अब डियर स्टूडेंट, चूँकि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 भी जो है उसका ड्राफ्ट आ चुका है, तो हमें उसको भी मेंशन करना होगा इस यूनिट में। तो यहाँ पर प्री प्राइमरी जो है सबसे पहले पूछा हुआ है, प्री प्राइमरी, ठीक है। तो प्री प्राइमरी का आपने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा कि उसमें करंट नॉलेज पूछी हुई है। तो जब करंट वर्ड आ गया है तो इसका मतलब है कि हमारी जो करंट फिगर्स हैं, ठीक है, जो स्टैटिस्टिक्स है प्री प्राइमरी की, वो भी हमको जानना होगी। और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 में जो रिकमेंडेशंस हैं और स्ट्रक्चर में जो डाला हुआ है, हमको वो भी समझना होगा। उसके बाद प्री प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। इसमें यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव्स भी, इंपॉर्टेंस भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सिलेबस की जो हेडिंग है उसमें स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर पूछा हुआ है। फिर हमारे पास है 4.3 दैट इज सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। अब देखें, यहीं से आपको पता लग रहा है प्री प्राइमरी, जिन्हें प्राइमरी से पहले तो कितनी उम्र का बच्चा जो है फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है। हमारा जो डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसमें क्या है, 6 to 14 फंडामेंटल राइट बन गया हमारा। जो प्राइमरी एजुकेशन उसमें भी है 6 to 14, यानी 6th क्लास का बच्चा पहली क्लास में होगा। तो उससे पहले जो होगा वो कहा जाएगा प्री प्राइमरी। तो अच्छा, तो प्री प्राइमरी आता है, फिर एज स्टेज ऑफ लाइफ के एतबार से फिर प्राइमरी में जाएगा बच्चा, फिर सेकेंडरी में जाएगा, फिर हायर में जाएगा। तो यही होती है ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो हम समझेंगे। 10+2+3 जो है इज इन वॉग। तो अभी जो स्ट्रक्चर आया है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020, उसमें क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में ब्रैकेट में लिखा हुआ है टू बी डिस्कस विद स्पेशल रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एम्स। तो इसका मतलब इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी हमको पढ़ने हैं, प्री प्राइमरी के, सेकेंडरी के एंड हायर एजुकेशन के। तो डियर स्टूडेंट, ये भी हो गया हमारा 10 मार्क्स का। तो 4 10s आर द 40 मार्क्स यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब डियर स्टूडेंट चलते हैं हम आगे। हमारा 5th यूनिट है। 5th यूनिट आप देखिए, इसका जो 5th यूनिट जो है, अब आप देखिए इसका हेडिंग क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। हमारी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक, इसकी यूनिवर्सलाइजेशन कैसे होगी। मसलन के 6 से लेके 14 ईयर एज के जो बच्चे हैं उनकी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के 6 से 14 साल का कोई भी बच्चा घर में ना रहे, स्कूल में पहुंच जाए। फिर क्या है उसकी यूनिवर्सलाइजेशन, उसकी है यूनिवर्सल उसकी रिटेंशन भी होनी चाहिए, ठीक है। ना सिर्फ स्कूल में ला के रजिस्टर करना है, बल्कि उसको रिटर्न भी रखना है बच्चों को, जब तक कि वो 8th क्लास पास ना कर लें 14 ईयर की एज तक। तो उसी से मुतल्लिक ये यूनिट है। इसमें क्या है, इसमें पहले पूछा हुआ है कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, कि एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना, यानी हर जगह पहुंचाना। 6 से 14 साल के उम्र के बच्चे जितने भी हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, चाहे वो मेल स्टूडेंट हो चाहे वो फीमेल हो, सबको रजिस्टर करना। इसका क्या मतलब है, इसका कंसेप्ट क्या है। देन प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इस
अभियान में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो बाधाएं आती हैं, वो क्या हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। एक ऐसे टाइप क्वेश्चन बनेगा। देन इनिशिएटिव ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो एलिमेंट्री एजुकेशन को तकवीत बख्शने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको कामयाब बनाने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, क्या क्या इक़दाम उठाए गए हैं, क्या क्या प्रोग्राम हैं, उनके बारे में पढ़ना है। वो जो जो प्रोग्राम हमको पढ़ने, इनिशिएटिव पढ़ने हैं, उनमें क्या शामिल है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये हम ऊपर सेकंड यूनिट में ये कंसेप्ट आया था। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का यहाँ पे क्या रोल है एलिमेंट्री एजुकेशन में, वो पढ़ेंगे। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, कि हमारे इब्तदाई बचपन में जो हमारी केयर होगी और हमारी तालीम होगी, उसमें बच्चा और जच्चा दोनों को देखा जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सर्व शिक्षा अभियान, SSA, बड़ा आम सा वर्ड है SSA। जी वो टीचर इतने लगे हैं SSA के, न्यूज़ में आता है SSA टीचर्स की सैलरी नहीं वागुजार हो रही। तो ये बड़ा आम सा वर्ड है। सर्व शिक्षा अभियान हिंदी का वर्ड है सर्व, ठीक है। सर्व माने सारे, शिक्षा माने तालीम, अभियान माने मुहिम, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे। इसका एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट है, लेकिन हम 11th क्लास के एतबार से इसको कन्फाइन करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। राइट टू एजुकेशन एक्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू 1997, ये हमको पढ़ना है। हक बराए तालीम, हसूल तालीम, ये हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन आएगा, ये जो आम आता है, वेस्टेज एंड स्टेगनेशन, इसके काजेज़ क्या और कंट्रोल क्या है। वेस्टेज क्या होती है एलिमेंट्री एजुकेशन में, और एलिमेंट्री एजुकेशन में स्टेगनेशन किसको कहते हैं, अभी बता देता हूँ। वेस्टेज का मतलब है बच्चा स्कूल से भाग गया या बच्चे ने तालीम छोड़ दी, जो टाइम, मनी और एफर्ट गवर्नमेंट का, टीचर का, बच्चे का लगा, सब वेस्ट गया। स्टेगनेशन का मतलब है बच्चा फेल हो रहा है बार बार, ठीक है, एक क्लास में एक से ज़्यादा साल जो है वो वहाँ पे लगा रहा है। तो इसकी वजूहात क्या होती हैं, क्यों वेस्टेज होती है, क्यों स्टेगनेशन होती है, बच्चा क्यों फेल होता है, और इसको आखिर कंट्रोल कैसे किया जाएगा, क्या स्ट्रेटजीज हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये भी है हमारा 10 मार्क्स का, हो गए 5 यूनिट, 10 आर द 50। अब चलते हैं 6 यूनिट में। 6 यूनिट हमारा क्या होगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी। डियर स्टूडेंट, पहले जो था हमारा जो स्ट्रक्चर था क्वेश्चन पेपर का, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी पेपर बी हुआ करता था। अब इन्होंने एक ही पेपर कर दिया है, यह है यूनिट 6 में डाल दिया है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशन के मीनिंग आपको मालूम है, हमने पढ़ लिया है। साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पर पी साइलेंट है डियर स्टूडेंट, इसको साइकोलॉजी पढ़ते हैं, पसियोलॉजी नहीं पढ़ना, साइकोलॉजी। ये तालीम नफ्सियात, हमारे बिहेवियर से मुतलिक। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ जनरल साइकोलॉजी। जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी भी होती है, एनिमल साइकोलॉजी होती है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी होती है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी होती है। तो इसी तरीके से साइकोलॉजी की जब प्रिंसिपल, फाइंडिंग्स, थीरीज अप्लाई होती हैं एजुकेशन में, तो वो बन जाती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब यहाँ पर ऊपर हमने 5 यूनिट्स तक हमने जो है एजुकेशन की प्योर चीज़ें पढ़ी। अब हम यहाँ पर बच्चे की नफ्सियात को पढ़ेंगे, बच्चे के बिहेवियर को पढ़ेंगे, और बच्चे के बिहेवियर को समझना क्यों ज़रूरी है फॉर द सक्सेसफुल एजुकेशनल सिस्टम। तो इसमें 6 यूनिट में क्या होगा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तालीमी नफ्सियात का मतलब क्या है और इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, वो आपके सिलेबस में जो दी हुई हैं। यूँ तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं आपके सिलेबस में जो दी हुई हैं, वो है स्टर्न की, स्किनर की, जर्ड की, एंड क्रो की, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद जो 1.3 क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, नीड एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी की ज़रूरत क्या है एजुकेशन सिस्टम में, और इसका स्कोप क्या है, इसका दायरा इतलाक क्या है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, कहाँ कहाँ टीचर की मदद के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर की मदद के लिए आता है, क्लासरूम में कहाँ काम आती है, करिकुलम बनाते वक्त कहाँ काम आती है, पढ़ाते वक्त कब काम आती है, ठीक है। अच्छा, बच्चे को गाइड एंड काउंसिल करने के लिए कब काम आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। देन कम्स
मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी बच्चे की पर्सनालिटी को समझने के लिए कौन से मेथड लगाती है। यूँ तो बहुत सारे मेथड्स हैं, हमारे सिलेबस में जो लगा हुआ है वो है ऑब्जर्वेशन मेथड, कि बच्चे का मुशाहिदा करना, बच्चे को देखना अपनी आँखों से, नेचुरल इन्वायरमेंट में या कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जैसे भी ज़रूरत पड़े। दैन द केस स्टडी, बच्चे की पूरी हिस्ट्री जानना, उसके घर से, उसके पेरेंट्स से, उसके फ्रेंड्स से, उसके डॉक्टर से, उसके टीचर से, महल्लेदारों से इवन, ठीक है। तो ये दो मेथड लगे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के। तो डियर स्टूडेंट ये भी है कितने 10 मार्क्स का, हो गए हमारे 60 मार्क्स। अब हम चलते हैं आगे, हमारा 7th यूनिट। 7th यूनिट डियर स्टूडेंट्स ये है इमोशंस, जज्बात, इमोशंस। देखिए डियर स्टूडेंट्स ये हम जो है क्या पढ़ते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट में, ये केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाए जाते, फिज़िक्स में नहीं पढ़ाए जाते, ज्योग्राफी में नहीं पढ़ाए जाते, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। एजुकेशनल पॉलिसीज़ हम पढ़ते हैं, एजुकेशनल कमीशंस एजुकेशन वाले बनाते हैं और वही उसको समझते भी हैं और लोगों को समझाते भी हैं। अब हम इस बिहेवियर के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं। तो इमोशंस जो हैं ये हमारे बिहेवियर में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? अफेक्टिव डोमेन ऑफ पर्सनैलिटी। तो डियर स्टूडेंट इसमें क्या क्या हमको समझना है? अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ इमोशंस, इमोशंस क्या होते हैं, इन इमोशंस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है साइकोलॉजी में, साइंटिफिक डेफिनेशन जो साइकोलॉजिकल डेफिनेशन है इमोशन की। यूँ तो हम जज्बात और एहसासात कह के जो है बात जो है पूरी कर देते हैं, लेकिन इमोशंस जो हैं वो क्या हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी के एतबार से हम समझेंगे। फिर इमोशंस की डेफिनेशंस बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने दी है, हमको सिलेबस में यहाँ पे कौन सी डेफिनेशंस इमोशन की पढ़नी है? MC डुगल की, वुडवर्थ की और गेट्स की। फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस, इमोशन की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इमोशंस किस तरह के होते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, किन चीज़ों को हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये इमोशंस हैं। इमोशंस के पसे पर्दा क्या चीज़ होती है, कौन सी चीज़ें होती हैं जो इमोशंस बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ इमोशंस पढ़ेंगे जब, तो वहाँ से करेक्टरिस्टिक्स इमोशन की और क्लियर हो जाएंगी। कौन सी टाइप्स पढ़नी है इमोशन की, हमें पूरी साइकोलॉजी नहीं पढ़नी डियर स्टूडेंट्स, हमको सिर्फ 11th क्लास की स्टैंडर्ड के एतबार से पढ़ना है। 3 टाइप्स के इमोशन पढ़ने हैं, फेयर, एंगर, जेलसी, 3 पढ़ने डियर स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय MC डुगल। अब जो है इसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि कितने टाइप्स के इमोशंस होते हैं, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। जैसे दूध देने वाले जानवर, दूध ना देने वाले जानवर, उड़ने वाले जानवर, ठीक है, बच्चा पैदा करने वाले जानवर, अंडा देने वाले जानवर, ठीक है, बर्ड्स भी, ठीक है, उसी में आते हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो टाइप्स ऑफ इमोशंस जो है इसमें क्लासिफिकेशन जो है वो आएंगी। उसके बाद है डियर स्टूडेंट ट्रेनिंग ऑफ इमोशन, ठीक है, इमोशंस को ट्रेन किसे किया जाए। अब बच्चा जो है जब पैदा होता है तो उसके इमोशंस स्पॉन्टेनियस होते हैं, पता नहीं चलता, उसके रिफ्लेक्सेस भी होते हैं। तो अब उनको सब्लीमेट कैसे किया जाएगा? यहाँ पर टाइपिंग में गलती है, सब्लीमेशन लिखा है, ये सब्लीमेशन नहीं है, वी की जगह बी है। सब्लीमेशन एंड कैथारसिस, कैथारसिस क्या होता है, सब्लीमेशन क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग ऑफ इमोशन, हमारे जो इमोशंस हैं इनको ट्रेनिंग करने की आखिर ज़रूरत क्या है, इसकी अफादियत क्या है। हमारी जो लाइफ है, हमारी पर्सनैलिटी है, इसमें इमोशंस तो हैं ही, लेकिन उनको ट्रेन करना ज़रूरी है ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सकें और एक नॉर्मल इंसान बन सकें, हमारे इमोशन डेविएट ना हो, अब नॉर्मल लाइन पे ना चले जाएं। तो उनकी ट्रेनिंग जो है, इमोशंस की ट्रेनिंग कैसे की जाए, उसकी इफादियत क्या है एजुकेशन सिस्टम में। तो डियर स्टूडेंट ये भी है 10 मार्क्स का, हो गए हमारे कितने 7 10 आर द 70 मार्क्स पूरे हो गए, बाकी रह गए हमारे 30 मार्क्स। वो हम चलते हैं आगे। ये हमारा आ गया 8th यूनिट, दैट इज़ वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन। तो आप ये कहें कि तालीमी अक़दार या तालीम से मुतल्लिक जो अक़दार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए,
कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन किसको कहते हैं, उसका कंसेप्ट हमको समझना है, क्लियर करना है। ठीक है, वैल्यू एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है, वैल्यू एजुकेशन के माने क्या हैं, इस्तिलाही माने क्या हैं, और इसके ब्रॉडर मुनफसिल जो माने हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर टाइप ऑफ वैल्यूज़ जो हैं, हमारी अकदार की अकसाम कितनी हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। 3 पूछी हुई हैं सिलेबस में, सोशल, मॉरल, रिलीजियस, समाजी, अखलाकी और मजहबी, 3 किस्म की अकदार हमको डिस्कस करनी है। देन कम्स द क्वेश्चन, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। आखिर वैल्यू एजुकेशन की हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत और अहमियत क्या है, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, रोल ऑफ एजुकेशन इन इम्बाइबिंग वैल्यूज़। बच्चों के अंदर वैल्यूज़ इनकलकेट करना जो है वो किस तरीके से किए जाएं, बच्चों के अंदर अच्छी अकदार जो हैं वो कैसे लाई जाएं, इसमें एजुकेशन का क्या रोल है, एजुकेशन का इस एजुकेशन जो है वो क्या रोल प्ले करेगा यहाँ पे, वो हम जो है डिस्कस करेंगे। जो इवल वैल्यूज़ हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ हैं हमारी लाइफ की, उनको हम अपनी लाइफ से कैसे हटाएं, और गुड हैबिट्स जो हैं, गुड वैल्यूज़ जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में कैसे लाएं, इसके लिए एजुकेशन का क्या रोल है, हमें एजुकेशन किस हद तक जो है वो इसमें काम आ सकती है। तो डियर स्टूडेंट, ये भी हमारा कितना 10 मार्क्स का तो हो गए, 8 10s आर द 80 मार्क्स, रह गए 20 मार्क्स। तो अभी हम चलते हैं डियर स्टूडेंट 9th यूनिट पे। तो ये हमारा आपका पूरा पेज था, हम चलते हैं 9th यूनिट पे, वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखें कि हमारा 9th जो है वो क्या होगा। 9th क्वेश्चन जो हमारा डियर स्टूडेंट ये मैथ से रिलेटेड है। ये जो मैथ है ये आपने मैट्रिक में किया है। आप ये कहें कि स्टैटिस्टिक्स बड़ा इजी है, बड़ा आसान है। तो इसके डियर स्टूडेंट 100% मार्क्स होते हैं, चाहे थियोरेटिकल क्वेश्चन हो चाहे वो मैथमेटिकल क्वेश्चन हो। बड़ा इजी है, कम टाइम में हो सकता है, बहुत आसान है। कोई जो है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट को ये सुनते देखा गया है कि स्टैटिस्टिक्स जो है ये क्वेश्चन जो है शायद हमसे ना हो, लेकिन क्योंकि ये मैथ का है, ऐसे ही लोगों ने फजूल में मैथ के बारे में डर पैदा किया कर दिया। हालांकि ये बहुत ही माइंड बूस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स इज़ ए ब्रांच ऑफ जर्नल मैथमेटिक्स। तो ये अलग से भी स्पेशलाइजेशन है, इसमें पीजी होती है, ये अलग बात है। हम अपने जो यहाँ पे यूनिट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इसको स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, यहाँ याद रखें इसको। कुछ स्टूडेंट गलत पढ़ते हैं, स्टैटिक बोल देते हैं, स्टैटिक नहीं है ये, स्टैटिस्टिक्स। तो मीनिंग क्या है स्टैटिस्टिक्स के, वो हम समझेंगे। उसके बाद है टेबुलेशन ऑफ डाटा, निकाल टेबुलेशन ऑफ डाटा इनटू फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टेबल बनाना है, डाटा जो हमारे पास आएगा, जो हमारे पास सोर्सेज होंगे, जो हमारे पास इनपुट होगा, जो हमारे पास मवाद होगा, उसको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है। फ्रिक्वेंसीज क्या होती हैं, कौन सी चीज़ कितनी बार आई है, ठीक है, वो उसको वहाँ पे नोट करना होता है। जब हम यहाँ पहुँचेंगे पता लग जाएगा। फ़िलहाल ये बताना मकसूद है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन भी है। फिर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ये है जी प्योर मैथमेटिकल क्वेश्चन हमारा। तो कि हम ग्राफ अपने मैट्रिक में किया है, तो 9th में भी किया होगा शायद। तो वहाँ पर हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, आज सोना जो है 25,000 रुपये तोला, निकला। 1 महीने के बाद 30,000, फिर चला गया आगे, 1 महीने के 10 दिन के बाद 35,000, फिर जी का 20 दिन के बाद वो चला गया 40,000। तो अगर हम इसको ग्राफ के ऊपर हम बनाएंगे तो वहाँ पे लीनियर ग्राफ जाएगा, क्योंकि हमारी कीमतें सोने की बढ़ रही हैं। तो किन किन चीज़ों को हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। फ्रिक्वेंसी पॉलीगन, ये होती क्या है ये डियर स्टूडेंट हम समझेंगे। फ्रिक्वेंसी पॉलीगन ये जो है अपनी बेस लाइन से टच नहीं करती है। आप देखेंगे वहाँ पे कैसे डाटा हम पहले उसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, या वो पहले से क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, तो हमको उसको खाली सिर्फ हमको रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है।
हिस्टोग्राम क्या होता है, ये बार्स ग्राम इसको भी बोलते हैं, बार्स होते हैं खड़े खड़े। पाई चार्ट जो है ये भी हम पढ़ेंगे। गाय जो है ये क्या है ये भी पढ़ेंगे, ये जब हम इस यूनिट में पहुंचेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, इसकी कैलकुलेशन है ओनली, यहाँ लिखा हुआ कैलकुलेशन ओनली। इसका ये नहीं पूछा हुआ है व्हाट इज मीन, व्हाट इज मीडियन, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन या मीडियन, ठीक है, कुछ भी नहीं पूछा। इसमें क्या लिखा, कैलकुलेशंस ओनली, कैलकुलेशंस ओनली, ठीक है। तो अगर ये ऊपर वाला पार्ट करेंगे और अगर इसमें ये करेंगे तब भी ये यूनिट हो जाता है क्लियर। लेकिन अगर आप इसको पूरा डिटेल में देखेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऊपर से आ सकता है और नीचे वाला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हमारा जो मैथमेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। खैर जब हम यहाँ पहुँचेंगे, बड़ा आसान यूनिट है डियर स्टूडेंट, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा ही मज़ा आता है ये यूनिट करने में, टीचर को भी और स्टूडेंट्स को भी बड़ा मज़ा आता है। तो डियर स्टूडेंट ये भी 10 मार्क्स का था, 90 हो गए। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 है हमारे इन्वायरमेंटल एजुकेशन। बड़ा ही हॉट टॉपिक है, करंट टॉपिक है, जो नीड ऑफ द आवर है। हमारी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल एजुकेशन, देखो दो वर्ड से बना है, इन्वायरमेंट और एजुकेशन। तो यहाँ पर एडजेक्टिव यूज़ किया गया है एनवायरमेंटल एजुकेशन, जिन्हें माहौलियात से मुतल्लिक एजुकेशन, माहौलियात से मुतल्लिक तालीम, या हम उसको कहेंगे माहौलियाती तालीम। तो इसमें डियर स्टूडेंट क्या हमको पढ़ना है, फर्स्ट है कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। माहौलियाती तालीम आखिर है क्या, उसका क्या कंसेप्ट है, उसके मीनिंग क्या है, वो पढ़ेंगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसके अगराज व मकासद क्या हैं माहौलियाती तालीम के, वो पढ़ेंगे। नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, आखिर आज के दौर में माहौलियाती तालीम जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन की जो ज़रूरत और अफादियत है वो क्या है, ठीक है। फिर है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, हमको पढ़नी है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ये मैट्रिक में 9th में आपने ऐसे भी याद किया होगा तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। 3 किस्म की पॉल्यूशन पूछी है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन। एयर का भी पता है आपको, वाटर का भी पता है, नॉइस का पता है, नॉइस शोर, शोर ठीक है, गाड़ियों के हॉर्न, ठीक है, जहाज़ों की आवाज़, फैक्ट्रियों की आवाज़, ठीक है, और शादियों में लगाए जाने वाले और सियासी प्रोग्राम्स जो हैं उनमें लगाए जाने वाले ऊंचे हाई पिच के लाउड स्पीकर, ये सब डियर स्टूडेंट उसके बारे में नॉइस पोल्यूशन में पढ़ेंगे। तो सिर्फ हम एयर, वाटर और नॉइस पोल्यूशन का कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, हम इनके मीनिंग भी पढ़ेंगे, काजेज़ भी पढ़ेंगे और कंट्रोल कैसे किया जाता है ये भी पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और नीड ऑफ द आवर है, वक्त की अहम ज़रूरत है डियर स्टूडेंट। ये हम पढ़ेंगे, हमारे हो गए 100 मार्क्स पूरे, ये भी है 10 मार्क्स का। तो 10 यूनिट थे, तो 10 10 आधा कितना हो गया, 10 10 आधा कितने हो गया 100, ठीक है, 100 मार्क्स हो गए हमारे पूरे। तो डियर स्टूडेंट्स अब बुक्स जो हैं, अब बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो बुक्स रिकमेंड की हैं हमारी जो टेक्स्ट बुक के तौर पर इस्तेमाल होंगे, तो वो कौन सी है डियर स्टूडेंट, ये टेक्स्ट बुक ऑफ एजुकेशन बाय डॉक्टर जी रसूल, मेरे नाम के थे। ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं और बहुत ही ऊंचे कद की शख्सियत थे, एजुकेशन सब्जेक्ट के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। इनकी डेजिटेशन मैंने पीजी की देखी हुई है, ठीक है जी। तो एक बहुत ही नामवर शख्सियत थे, स्कॉलर थे। उसके बाद इनके साथ जो थे डॉक्टर एच.बी. मंगोत्रा, ठीक है, पहली बुक जो है इनकी ये है और इन्होंने बड़ी ही अच्छी लैंग्वेज जो है, बड़ी अच्छी वोकेबलरी और बड़ी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो बुक लिखी हुई है, अगर ये मिल जाती तो हम यही लेंगे। हालांकि इस वक्त जो है हमारे दूसरे पब्लिशर्स जो हैं वो स्कूलों में घूम रहे हैं, MBD ले लो, नरिंदा ले लो, विनोद ले लो, तो भाई हमको ये टेक्स्ट बुक चाहिए, अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो। डॉक्टर जी रसूल का जब नाम आ जाए बस इतना ही काफ़ी है। तो दैन सेकंड बुक है एजुकेशन फॉर बिगिनर्स, ठीक है, ये बुक का नाम है, ठीक है, बाय N.A. नदीम, ठीक है, फुल ब्राइट पब्लिशिंग कंपनी, करनगर, श्रीनगर, उन्होंने ये लिखी है एजुकेशन फॉर बिगनर्स। अब ये डियर स्टूडेंट रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक, हमको अपना सिलेबस देखना है।
ये 3-4 बुक्स हैं, हमको किसी ने शायद पूरे सिलेबस के मुताबिक ना लिखी हों, लेकिन हमारे सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं, ये इन सभी बुक्स में जो हमें मिल सकते हैं। थर्ड बुक जो उन्होंने रिकमेंड की है, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एजुकेशन बाय सफ़ाया एंड बी डी शाहिदा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी थर्ड बुक थी। फोर्थ बुक है एजुकेशनल साइकोलॉजी एस के मंगल। तो डियर स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक के एतबार से अगर हमको मिल सकती है तो डॉक्टर जी रसूल की मिल सकती है, लेकिन अभी चूँकि सिलेबस चेंज हुए हैं, ये बुक्स पहले की लिखी हैं। अगर इस नोईत की बुक हमें सिलेबस के एतबार से मिलती है तो डॉक्टर जी रसूल जो है, उन्होंने जो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो लिखा हुआ है वो हमें कहीं नहीं मिलता, और जो वोकेबलरी और की एक्सप्लेनेशन जो काबिल तारीफ़ है, वर्थ अप्रिशिएटिंग। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे हो गए 100 मार्क्स पूरे और 10 यूनिट्स हो गए पूरे। तो डियर स्टूडेंट, अब जब हमारा आएगा पेपर, क्वेश्चन पेपर हमारा आएगा, उसमें टाइप्स होंगे क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जाएंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये आपको मालूम है क्या होता है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके लिए शायद नया हो। अब पैसेज लफ्ज़ आ गया तो आप समझ गए होंगे कि शायद पहली क्लासेस में इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है, हमारी जर्नल इंग्लिश का सब्जेक्ट, वहाँ से एक पैसेज आता था, एक पैराग्राफ आता था, वहाँ से पढ़ करके नीचे जो क्वेश्चन दिए होते थे वो हमको उसी पैरा में से निकालने होते हैं, इसको बोलते हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। फिर होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट। उसके बाद है डी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। एक है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हमको देखना है कि जब क्वेश्चन पेपर आएगा वहाँ पर क्वेश्चन नंबर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो कितने होंगे, ये लास्ट में देखें, 23 क्वेश्चन होंगे। आपके क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे, 23 क्वेश्चन होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखें, जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। पहले पहले क्या होता था कि जो हमारे आते थे क्वेश्चन पेपर, उनके एंड में दिए होते थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, पैटर्न हो गया चेंज क्वेश्चन पेपर का। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हमारे शुरू में आएंगे, इन द वेरी बिगनिंग ऑफ आवर क्वेश्चन पेपर, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो ये कितने होंगे डियर स्टूडेंट, ये होंगे हमारे 20 होंगे, ठीक है। ये रोमन में लिखा हुआ है, ये आप देखें, मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप, ये कितने होंगे, ये होंगे क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा, रोमन में लिखा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, जूस 1 से लेकर जूस 20 तक, ठीक है। और ये कितना होगा, 10 होंगे, तो ये होगा कितना हमारा 20 मार्क्स का। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने आएंगे, 20 होंगे, एक नंबर का होगा एक ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये कितने हो गए हमारे, ये होंगे हमारे टोटल 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो डियर स्टूडेंट, जब आप पढ़ें ना इस सिलेबस को, बुक को, तो इसको कॉम्प्रिहेंसिवली थॉरली पढ़ें, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थाट की ज़रूरत नहीं है, प्रिसीजन की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, 3 सेकंड के अंदर एक को टिक करना है, ठीक है। वो चाहे ब्लैंक्स में भी हो सकते हैं, वो जो ऑप्शन जो होते हैं 4 मल्टीपल चॉइस जो होते हैं उसकी शक्ल में भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा, फिर अच्छा, जो सेकंड टाइप क्वेश्चन होगा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। तो ये डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन पेपर में कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, हमारे क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा और क्वेश्चन नंबर 3 होगा, इसका मतलब है 2 क्वेश्चन आएंगे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के। तो डियर स्टूडेंट, इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, ये मैंने बताया 2 होंगे। कौन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, यानी 2 पैसेज आएंगे। 5 नंबर का एक पैसेज होगा, तो 2 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एक पैसेज होगा। तो 5 2s आर द निकाह, कितने हो गया, 10 मार्क्स। तो हो गया क्लियर, ये आपको 10 मार्क्स, ये लिखा जी 10 मार्क्स, ठीक है। पैसेज के होंगे कितने, 10 मार्क्स, ठीक है। अच्छा जी, अब आप चलिए जी आगे। अब है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन पेपर में जो
वहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लगातार ये जो क्वेश्चन आएंगे, ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने होंगे, 4 से लेकर 12 तक गिनो आप, ये होंगे कितने, 9 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, तो 9 2s आर कितने हो गए, 18। ये देखिए ये 18 लिखा हुआ है, देखिए ये देखो आप, 18 मार्क्स के होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपको 3 जो है लाइंस में लिखना है, 3 लाइंस में लिखना है, ठीक है, 2 to 3 लाइंस में लिखना होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर जो होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये आप इनमें डिफरेंस समझ लिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 to 3 लाइंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 5 लाइंस तक चल सकता है, ठीक है। अब ये देखिए ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 19, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सारे 7 क्वेश्चन होंगे, 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो 7 4 आर द कितना हो गया 20, ठीक है, हमारा हो गया क्या 28 मार्क्स, ठीक है। ये हो गया हमारे कितने, 7 4 आर द 28 मार्क्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप चलिए यहाँ पे निका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, निका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 23 तक, 20 से लेके 23 तक ये 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 20, 21, 22, 23, हाँ ये 4 क्वेश्चन होंगे। तो कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ये होगा जी 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो 4 6 आर द कितने हो गए 24। तो डियर स्टूडेंट ये हो गया आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और उन्होंने पहचान भी बता दी कि कौन सा क्वेश्चन नंबर किस टाइप का होगा और वो कितने क्वेश्चन होंगे, हर उस नोयत का क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन, तो उसके टोटल मार्क्स कितने बनेंगे। अगर आप इन सभी को जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हैं उनको अगर आप देखेंगे तो डियर स्टूडेंट ये जो है हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं ये सारे ये 100 मार्क्स के बनते हैं। तो आपने ये देख लिया डियर स्टूडेंट, तो ये बड़ा तो जो है वो इजी था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये आज का जो जो आज की डिस्कशन थी आपको समझ आई होगी, सिलेबस आपको समझ आया होगा। तो डियर स्टूडेंट पढ़ने से पहले जो प्लान ज़रूरी होता है, प्लान करेंगे आप, ठीक है, सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे, यूनिट्स जो हैं उनके नाम आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है, पहला यूनिट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, ठीक है, थर्ड कौन सा है, तो ये सारी पता आपको होना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे नहीं बताई हुई, इन्होंने ये क्लियर नहीं किया हुआ, जैसे 12th में क्लियर किया हुआ है कि किस टाइप का क्वेश्चन किस यूनिट से आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन किस यूनिट से आएगा। तो इसलिए अब चूंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया है यहाँ पे, तो आपने जो है वो तैयारी रखनी है कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हम कर लेंगे। वो कैसे होगा, जब आप थारोली पढ़ेंगे उसको, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है तो वो तो पूरे 10 यूनिट से आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूरे 10 यूनिट से आएंगे, वो क्लियर है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है उनका भी आप रखें कि पूरे सिलेबस से ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और हमारे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो कहाँ कहाँ से आएंगे, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कहाँ कहाँ किस किस यूनिट से आएंगे, वो नहीं क्लियर किया हुआ। जब क्लियर नहीं किया तो आपने 100% तैयारी रखनी है। 12th में उन्होंने क्लियर किया तो उससे रिलेटेड मेरा वीडियो जो है वो पहले से पब्लिक है। तो डियर स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको सिलेबस समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।